नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी घर में, जहां हर कहानी में रोमांच, रहस्य और सस्पेंस आपको बांध कर रखता है। मैं हूं आपका होस्ट संकेत और आज मैं लेकर आया हूं एक अनोखी कहानी जिसने जासूसी दुनिया में एक नया इतिहास रचा था। सत्यान्वेषी। यह कहानी सिर्फ एक साधारण जासूसी मामला नहीं है, बल्कि इसमें बंकू बाबू यानी हमारे प्रिय व्योमकेश बख्शी की पहली रोमांचक खोज शामिल है। सत्यान्वेषी यानी सत्य की तलाश करने वाला, यही नाम था व्योमकेश बख्शी का, जो एक जासूस से कहीं ज्यादा एक सच्चाई को खोजने वाला बुद्धिमान सत्यसंधानी था। साल 1932, एक रहस्यमयी मामला, एक अनजाना दुश्मन और एक ऐसा अपराध जिसे हल करना आसान नहीं था। कोलकाता की तंग गलियों से लेकर हवेली के गुप्त तहखाने तक हर मोड़ पर रोमांच और रहस्य से भरी इस कहानी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं भारत के सबसे बौद्धिक जासूस के पहले केस की रोमांचक दास्तान सुनने के लिए? अगर हाँ, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आसान नहीं होने वाला। तो चलिए प्रवेश करते हैं सत्यान्वेषी व्योमकेश बख्शी की रहस्यमयी दुनिया में। रात का शहर और हल्की बारिश। साल 1932। कोलकाता की गलियां हल्की बारिश से भीगी हुई थीं। पीली स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी पानी में झिलमिला रही थी और ट्राम की धीमी खड़खड़ाहट दूर से सुनाई दे रही थी। वाल्मीकि रोड पर स्थित व्योमकेश बख्शी का पुराना मकान ठंडी हवा से गूंज रहा था। लकड़ी की खिड़कियों की दरारों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और अजीत बनर्जी अलाव के पास बैठकर गर्म चाय की चुस्कियां ले रहा था। कोलकाता की रातें कभी कभी रहस्यमयी हो जाती हैं, अजीत ने कहा, जब एक पुरानी घड़ी ने रात के 10:30 बजने का संकेत दिया। उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। इतनी रात को कौन हो सकता है? व्योमकेश ने धीमे स्वर में कहा और धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसके गीले कपड़े बता रहे थे कि वह काफी देर से बारिश में भीग रहा था। बाबू, एक बहुत जरूरी खबर है, उसने हड़बड़ाते हुए कहा और एक मुड़ा तुड़ा पत्र व्योमकेश के हाथ में थमा दिया। रहस्यमयी पत्र और राजा त्रिभुवन का लापता होना। पत्र के शब्दों ने ठंडे माहौल में एक अजीब सा तनाव भर दिया। अगर सच्चाई जाननी है तो रात के ठीक 12 बजे दक्षिणेश्वर घाट पर आओ। कोई नाम नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं। यह किसी गहरे राज की ओर इशारा कर रहा है। व्योमकेश ने पत्र को ध्यान से देखते हुए कहा। पत्र लाने वाले आदमी ने बताया कि बनारस के प्रतिष्ठित राजा त्रिभुवन नारायण सिंह 3 दिन पहले कोलकाता के ग्रैंड होटल में ठहरे थे और तभी से लापता हैं। राजा साहब एक खास आदमी से मिलने आए थे, उस आदमी ने कहा, लेकिन अगले दिन से कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। सुरागों की पहली कड़ी। राजा त्रिभुवन का नाम सुनकर अजीत ने तुरंत अखबार उठाया और खोजने लगा। एक छोटे से कॉलम में खबर छपी थी, राजा त्रिभुवन नारायण सिंह कोलकाता में 3 दिनों से लापता। पुलिस छानबीन कर रही है, हमें तुरंत ग्रैंड होटल जाना चाहिए, व्योमकेश ने कहा, अपनी चादर कंधे पर डालते हुए। अजीत ने जल्दी से अपनी छतरी उठाई और दोनों कोलकाता की ठंडी रात में निकल पड़े। रात के 11 बजे ग्रैंड होटल का पुराना वैभव, ग्रैंड होटल जहां राजा त्रिभुवन आखिरी बार देखे गए थे, अपने यूरोपीय वास्तुकला और ब्रिटिश मेहमानों के लिए प्रसिद्ध था। लकड़ी की ऊंची छतें, पुराने लाल कालीन और दीवारों पर लटके बड़े बड़े झाड़ फानूस इस जगह को रहस्यमयी बना रहे थे। काउंटर पर बैठे एक बूढ़े वेटर माथुर बाबू से व्योमकेश ने धीरे से पूछा, राजा त्रिभुवन के बारे में कुछ जानकारी है? माथुर बाबू ने इधर उधर देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, राजा साहब 3 दिन पहले यहां ठहरे थे। रात के करीब 10 बजे वे किसी अंग्रेज व्यापारी से मिलने गए थे। उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं। क्या आपको वह अंग्रेज व्यापारी याद है? वेटर ने सिर हिलाया। हाँ, उसका नाम था मिस्टर विल्सन। बहुत रहस्यमयी आदमी था। रूम नंबर 309, एक नई गुत्थी। राजा त्रिभुवन का कमरा होटल की तीसरी मंजिल पर था। रूम नंबर 309। जब व्योमकेश और अजीत कमरे के अंदर दाखिल हुए तो वहां का नजारा अजीब था। एक कुर्सी उलटी पड़ी थी। टेबल पर चाय का कप अब भी पड़ा था, जिसमें आधी चाय बची थी। खिड़की थोड़ी खुली थी, जिससे ठंडी हवा अंदर आ रही थी।
यह कोई आम गुमशुदगी का मामला नहीं है, व्योमकेश ने कहा। राजा साहब को जबरदस्ती यहां से ले जाया गया है। रात के 12 बजे। बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन गंगा के किनारे ठंडी हवा तेज हो गई थी। दक्षिणेश्वर घाट पर सन्नाटा पसरा था। दूर से कुछ नावें बहती हुई दिख रही थीं। तभी एक लालटेन की हल्की रोशनी दिखी। एक आदमी धीमे कदमों से आगे बढ़ा और फुसफुसाया, राजा साहब जिंदा हैं, लेकिन छिपे हुए हैं। व्योमकेश सतर्क हो गया। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, अगर सच्चाई जाननी है तो बनारस में राजा साहब की पुरानी हवेली जाओ। कहते ही वह आदमी अंधेरे में गुम हो गया। हमें तुरंत बनारस जाना होगा, व्योमकेश ने कहा, और दोनों जल्द ही रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ गए। रात का सफर लंबा था, लेकिन ट्रेन की खिड़की से आती ठंडी हवा व्योमकेश और अजीत की नींद खोल रही थी। बनारस जाने वाली ट्रेन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन दोनों के दिमाग में सवालों की रफ्तार तेज थी। अगर राजा त्रिभुवन जिंदा हैं, तो उन्हें किसने छुपाया होगा? अजीत ने सोचा। और क्यों? व्योमकेश ने जवाब दिया, जैसे उसके मन में भी यही सवाल चल रहा हो। स्टेशन पर उतरते ही उन्होंने देखा, बनारस की गलियों में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। गंगा के किनारे आरती की गूंज और सड़कों पर गुजरते बैलगाड़ी और टमटम की आवाजें माहौल को जीवंत बना रही थीं। रानी महल और छिपे हुए खत। राजा त्रिभुवन की हवेली, जिसे रानी महल कहा जाता था, शहर के पुराने हिस्से में थी। लाल पत्थरों से बनी यह हवेली अब वीरान सी लग रही थी। हवेली का मुख्य दरवाजा हल्का खुला हुआ था, जैसे किसी को उनका इंतजार हो। व्योमकेश और अजीत धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। हवेली की दीवारों पर पुराने राजा महाराजाओं की तस्वीरें टंगी थीं, और फर्श पर फैली धूल यह बता रही थी कि यहाँ कई दिनों से कोई नहीं आया था। तभी एक हल्की सरसराहट हुई। कोई उन्हें देख रहा था। व्योमकेश ने जल्दी से दीवार के पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ एक पुराना नौकर खड़ा था, रामलाल। आप राजा साहब के बारे में कुछ जानते हैं? व्योमकेश ने पूछा। रामलाल का चेहरा घबराया हुआ था। उसने एक छोटा सा कागज निकाला और कहा, यह राजा साहब के कमरे में मिला था। कागज में सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, विश्वासघात अंदर ही है, एक खुफिया सुरंग का पता। जैसे ही व्योमकेश ने कमरे का मुआयना किया, उसे जमीन पर एक अजीब सा निशान दिखा। जब उन्होंने उसे गौर से देखा तो वहां एक गुप्त दरवाजा था। दरवाजा खुलते ही सीढ़ियां नीचे एक अंधेरे तहखाने की ओर जा रही थीं। हो सकता है राजा साहब यहीं हों, अजीत ने उत्सुकता से कहा। व्योमकेश ने अपनी जेब से एक माचिस निकाली और झल्लाकर नीचे उतरने लगे। तहखाने में घुप अंधेरा था। सिर्फ एक पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी। चारों ओर सीलन और धूल थी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी, वहां रखी एक अंग्रेजी तिजोरी। क्या ये राजा साहब की है? अजीत ने पूछा। व्योमकेश ने धीरे से तिजोरी को छूकर देखा, और उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण तिजोरी नहीं थी। इस पर लिखा था, विल्सन एंड कंपनी, 1925। यही नाम ग्रैंड होटल में सुना था। अजीत चौंक उठा, लेकिन तिजोरी को खोलने से पहले ही उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। तहखाने में गहरी खामोशी थी। दूर से सिर्फ बूंदों के टपकने की आवाज आ रही थी, लेकिन उस सन्नाटे के बीच किसी के कदमों की आहट ने माहौल को और भी रहस्यमयी बना दिया। व्योमकेश ने इशारे से अजीत को सतर्क रहने को कहा। कोई है यहाँ? अजीत ने धीरे से फुसफुसाया। देखते हैं कौन छुपा है अंधेरे में, व्योमकेश ने धीमे स्वर में जवाब दिया। तभी अचानक से लालटेन की रोशनी हल्की पड़ने लगी और किसी ने एक झटके में उसे बुझा दिया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। भागो, अजीत ने घबराकर कहा, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते किसी ने व्योमकेश पर हमला कर दिया। एक अनजान दुश्मन। व्योमकेश ने तेजी से अपने कदम पीछे खींचे और हमलावर की कलाई पकड़ ली। तुम कौन हो? हमलावर छटपटाने लगा, लेकिन तभी अजीत ने अपनी जेब से माचिस निकाली और उसे जलाया। रोशनी होते ही उनके सामने खड़ा आदमी चौंका देने वाला था। वह कोई और नहीं बल्कि रामलाल था। रामलाल, तुम यहां क्या कर रहे हो? रामलाल कांप रहा था। उसकी आंखों में डर था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ यहां निगरानी रखने के लिए कहा गया था। किसने कहा था? व्योमकेश ने सख्ती से पूछा। रामलाल हिचकिचाया, लेकिन फिर धीरे से बोला,
मिस्टर विल्सन, अब सारी बातें जुड़ने लगी थीं। ग्रैंड होटल में राजा त्रिभुवन की मुलाकात किसी मिस्टर विल्सन नाम के अंग्रेज व्यापारी से हुई थी। अब उसी विल्सन का नाम इस तहखाने में भी आ रहा था। विल्सन और राजा साहब के बीच क्या संबंध था? अजीत ने सोचा। रामलाल के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। राजा साहब कहाँ हैं? रामलाल ने धीरे से तहखाने की दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक और दरवाजा था, छोटा, लोहे का। व्योमकेश ने तुरंत उसे खोला। अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। राजा त्रिभुवन जिंदा थे। राजा त्रिभुवन वहां एक कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और हाथ रस्सियों से जकड़े हुए थे। राजा साहब, अजीत ने उनके पास जाकर पट्टी खोली। राजा त्रिभुवन का चेहरा थका हुआ था, लेकिन जब उन्होंने व्योमकेश को देखा तो राहत की सांस ली। जल्दी बाहर निकलना होगा, व्योमकेश ने कहा। लेकिन तभी तहखाने के दरवाजे पर किसी ने ताला लगा दिया। वे जाल में फंस चुके थे। तहखाने में घुटन भरा माहौल था। चारों तरफ ईंटों की मोटी दीवारें थीं और दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया गया था। यहां से निकलने का कोई और रास्ता होना चाहिए, अजीत ने कहा। राजा त्रिभुवन ने थकी हुई आवाज में कहा, मुझे यहां बंद करने वाला सिर्फ विल्सन नहीं था, उसके पीछे और भी लोग हैं। कौन? मेरे अपने ही दरबार के लोग। अब यह मामला और भी गंभीर हो गया था। एक गुप्त रास्ता। व्योमकेश ने ध्यान से दीवारों को टटोला। तभी उसे जमीन पर एक छोटे छेद जैसा निशान दिखा। यहां कुछ है। उन्होंने जोर लगाया और दीवार का एक हिस्सा हल्का सा खिसक गया। पीछे एक संकरी सुरंग थी। यही हमारा रास्ता है। वह सुरंग बहुत पुरानी थी। चारों ओर मकड़ियों के जाले थे और हवा में सीलन की महक थी। लेकिन यह उन सभी के बच निकलने का एकमात्र रास्ता था। वे जल्दी जल्दी आगे बढ़े, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम लोग बचकर नहीं जा सकते। सामने एक आदमी खड़ा था, हाथ में बंदूक लिए हुए। विल्सन। संकरी सुरंग में हल्की सी रोशनी भी नहीं थी, लेकिन उस घने अंधेरे में भी विल्सन की आवाज साफ गूंज रही थी। तुम लोग बचकर नहीं जा सकते। उसके हाथ में बंदूक चमक रही थी। राजा त्रिभुवन, जो अब तक कमजोर महसूस कर रहे थे, सहम कर एक कदम पीछे हटे। अजीत की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन व्योमकेश की आंखों में अब भी वही शांत दृढ़ता थी। विल्सन, तुमने राजा को क्यों कैद किया? विल्सन मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में जहर था। राजा त्रिभुवन ने जो गलती की थी, उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही थी। राजा त्रिभुवन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैंने ब्रिटिश सरकार के एक गुप्त दस्तावेज को चुराने की कोशिश की थी। अजीत हतप्रभ रह गया। क्या? हाँ, राजा ने आगे कहा। यह दस्तावेज एक सूची थी, भारत के उन गुप्त विद्रोहियों की जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। अगर वह सूची विल्सन के हाथ लगती तो कई निर्दोष क्रांतिकारियों की जान चली जाती। अब बात समझ में आ रही थी। विल्सन हंसा। राजा साहब, तुम्हारी मूर्खता ही तुम्हारी बर्बादी बन गई। तुमने दस्तावेज चुराने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे अपने ही विश्वास पात्रों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात कर दिया। क्या? राजा त्रिभुवन चौंक गए। हाँ, विल्सन ने कहा, तुम्हारा सबसे भरोसेमंद मंत्री ही हमारा आदमी था। उसने तुम्हारी हर चाल हमें पहले ही बता दी थी। अब राजा त्रिभुवन की आंखों में गुस्से की लपटें जल उठीं। कौन था वह? राजमहल का सबसे विश्वस्त व्यक्ति, दीवान हरिनाथ। अब हालात और भी गंभीर हो गए थे। विल्सन ने बंदूक का ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक बिजली चली गई। पूरी सुरंग अंधेरे में डूब गई। यह हमारी आखिरी मौका है, व्योमकेश फुसफुसाए। उन्होंने तेजी से एक कदम आगे बढ़ाया और विल्सन की कलाई पकड़ ली। बंदूक जमीन पर गिर गई और जोरदार धक्का मुक्की शुरू हो गई। अजीत ने भी विल्सन के साथियों पर झपट्टा मारा। कुछ ही पलों में सुरंग में गूंजती आवाजें तेज हो गईं। घूंसे, संघर्ष, चीख पुकार। राजा त्रिभुवन किसी तरह सुरंग के दूसरे सिरे की ओर दौड़ने लगे। और तभी बूम! सुरंग के अंदर जोरदार धमाका हुआ। व्योमकेश, अजीत और राजा त्रिभुवन जमीन पर गिर पड़े। धुएं और धूल का गुबार चारों ओर फैल गया। जब धुआं थोड़ा छौंटा तो वे सभी किसी तरह बाहर निकले। वे अब बनारस के पुराने घाटों के पास थे। सुबह की हल्की रोशनी गंगा के पानी पर पड़ रही थी।
लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। अब असली दुश्मन तक पहुंचना था। दीवान हरिनाथ। राजमहल पहुंचना अब बहुत जरूरी था। राजा त्रिभुवन का चेहरा अब गुस्से और बदले की भावना से भरा था। हरिनाथ को अब नहीं छोड़ूंगा। शाम होते होते राजा त्रिभुवन अपने महल पहुंचे। महल का मुख्य कक्ष भारी तनाव से भरा हुआ था। जैसे ही राजा त्रिभुवन अंदर आए, दरबार में बैठे लोग हड़बड़ा गए। दीवान हरिनाथ, जो सबसे आगे बैठा था, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। राजा साहब, वह घबरा कर बोला। राजा ने जोर से कहा, हरिनाथ, तुम पर विश्वासघात का आरोप है। हरिनाथ लड़खड़ा गया। न नहीं महाराज, यह झूठ है। लेकिन व्योमकेश ने आगे बढ़कर कहा, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता है हरिनाथ। ये लो, तुम्हारे हस्ताक्षर किए हुए वे पत्र जो तुमने अंग्रेजों को भेजे थे। राजमहल में सन्नाटा छा गया। हरिनाथ अब सफेद पड़ चुका था। राजा त्रिभुवन ने उसे सजा सुनाई। आज से तुम इस राज्य के विश्वासघाती कहलाओगे। तुम्हें हमेशा के लिए निष्कासित किया जाता है। हरिनाथ घुटनों पर गिर गया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सत्य की जीत हो चुकी थी। राजा त्रिभुवन वापस अपने सिंहासन पर बैठे। उन्होंने व्योमकेश और अजीत की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी सहायता के बिना मैं यह लड़ाई नहीं जीत सकता था। अजीत मुस्कुराया। बस इतना समझिए, हम भी सत्य की खोज में थे। व्योमकेश ने कहा, सत्यान्वेषी का यही धर्म है, सत्य को सामने लाना, चाहे कितनी भी अंधेरी सुरंगों से गुजरना पड़े। राजमहल में फिर से शांति लौट आई। बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं, जैसे प्रकृति भी सत्य की जीत का जश्न मना रही हो। दोस्तों, यह थी सत्यान्वेषी की एक और रहस्यमयी कहानी। सत्य हमेशा छुपा नहीं रह सकता। सत्य की राह मुश्किल होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ, कहानी घर में।